ये जेईएंस के लिए क्लास है। सर्किट एनालिसिस हमारा चल रहा था, उसके अंदर 3rd या 4th क्लास होगी ये। और काफी कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, और नोडल और मैश के जो अच्छे क्वेश्चंस है, बेस्ड क्वेश्चंस है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स वाले, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वाले, और बीच के अंदर सुपर मैश और सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो सब हम देखने वाले हैं। और ये जो आपका फॉर्म है वो चल रहे हैं, आप इसको फिल कर दें टाइम से। अगर आप फिल करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आप थोड़ा प्रिपरेशन करके और सिलेक्शन भी हो जाए। तो मेरा यही मानना है कि पहले फॉर्म फिल करें, और स्टेप बाय स्टेप जिस भी फील्ड में आप है थोड़ा परसेंट भी आप देते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अगर फेल होंगे तो भी पेपर देकर होना, और पास होंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके अंदर अगर टेक्निकल पार्ट किसी का अच्छा है तो नॉन टेक पे वो थोड़ा कमांड करके और इस पेपर को पास कर सकता है। और कोई अगर नॉन टेक फील्ड उसने चूज किया हुआ है तो वो थोड़ा बहुत भी अगर एफर्ट जो है टेक्निकल में लगा लेगा तो उसका ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी ने बीटेक कर रखी है या फिर जो भी उसने डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसको बेसिक आइडिया तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि उसका बिल्कुल ही इन चीजों से कोई रिलेशन नहीं है या सब्जेक्ट्स का ही नॉलेज नहीं है। है नॉलेज, बस उसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रब करने की जरूरत है, तो वो आसानी से हो जाएगा और कम टाइम में ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट और ईएस में थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। बट इस इस पेपर के लिए तो जहां तक लगता है कि किसी का एक पार्ट अच्छा है तो दूसरे पार्ट पे थोड़ा एफर्ट डाल के कर सकता है आसानी से। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। इसके फॉर्म 5 से 25 तक है, तो आप आराम से फिल कर दें जितना जल्दी हो सके। और थोड़ा थोड़ा अगर 2 आवर्स भी पर डे का देते हैं आप सब्जेक्ट्स में तो इजीली आपका मार्क्स गेन हो जाएगा। ये सब डिवाइड आपका किया हुआ, ये सब हमने देख लिया था। स्टार डेल्टा ट्रांसफर बेसिक कॉन्सेप्ट कल हमने देख लिए थे, आर एल सी के तीनों के देख लिए थे, और ओम्स लॉ वगैरह इसके कनेक्शन देख लिए थे। कोई भी एलिमेंट आर एल सी सीरीज पैरेलल अगर कनेक्टेड हो, और वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन देख लिया था। ये इसका डिवाइडेशन दिखाया हुआ है। और फिर उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हमने देख लिया था। मैश एनालिसिस हो गया था। अब हम देख रहे हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर ये बोल रहा है कि आपके पास ये एक सर्किट है, जिस सर्किट के अंदर 2 वोल्ट, एक 1 ओम, ये 1 ओम यहाँ कनेक्टेड है, एक 1 ओम यहाँ कनेक्टेड है, 2 आई जो ये वाला 2 आई है, ये जो आई है ये इस वाले में जो फ्लो हो रही है वो आई है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। अगर मैश एनालिसिस लगाते हैं तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होंगे मैशेस। तो एक मैश ये हो गया आपका, एक मैश ये हो गया आपका, और एक मैश ये हो गया। तो I1 I2 I3 तीन मैशेस आपके पास हो गए। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले I1 मैश के लिए आपको KVL लिखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखना है। तो इसके अंदर आप I1 को लिखने चलोगे तो यहाँ से अगर आप चलते हो तो आपको दिखेगा कि पहले 2 वोल्ट आएगा, फिर 1 ओम आएगा, और फिर ये 1 ओम आएगा। और अगर ऐसे घूमने की कोशिश करोगे तो पहले इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस हमने देखे थे, यहाँ आपको डिपेंडेंट करंट सोर्स देखने को मिल रहा है 2i। तो इसका मतलब करंट सोर्स तो है, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, एक करंट सोर्स तो लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले आप डायरेक्टली इसके लिए नहीं लिख सकते हैं, यहाँ आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लिखना है I1 I2 इन दोनों को मिलाकर आपको एक केवीएल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जो लूप हम छोड़ देते थे वो वाला लूप, बड़े वाला लूप आपको कंसीडर करना है जिसके अंदर I1 और I2 दोनों आएगी। और एक इक्वेशन ये बनी गई बाहर वाले लूप से, एक इक्वेशन आपको I3 से मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन बिटवीन करंट सोर्सेस नहीं है। और तीसरी जो इक्वेशन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, I1 I2 और ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है यहाँ से मिलेगी। तो हम देख लेते हैं कि इक्वेशन हमारी जो है इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। अगर मैं फर्स्ट इसके लिए लिखना शुरू करूं, ये फर्स्ट वाले के लिए, तो -2 प्लस 1i1 प्लस 1i1 माइनस i3 प्लस i2 1i2 माइनस i3 प्लस
प्लस 1 इंटू I3 और वापस घूम के यहाँ आ गए तो यहाँ से चले और वापस यहाँ आ गए तो ये अपनी एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी ये वाली बनेगी I3 माइनस I1 प्लस I3 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। 1 ओम तो है, ये देख लेना, 1 ओम इसके साथ में ही इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही आपकी ये हो गई। अब ये जो I है और अपना जो I2 है मेश करंट वो सेम ही डायरेक्शन में है, तो I इक्वल्स टू I2 आप लिख सकते हैं। जहां जहां आपका I आएगा वहां I2 लिख सकते हैं। जो तीसरी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी आपकी, I1 नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, I2 ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वाले करंट सोर्स से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है I1 माइनस I2, ये लिखते हैं अपन। तो I1 माइनस I2 और ये किसके इक्वल है, 2 ऑफ I के, और इसी को आप लिख सकते हैं I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 2 ऑफ I2। और इसको अगर उधर लेकर जाते हैं तो आपकी इक्वेशन बन गई I1 माइनस 3 ऑफ I2 इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन बन गई और तीन ही वेरिएबल आपके पास I1 I2 I3। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज जो है मेश करंट्स की आ जाएगी। फिर ये जो सेम क्वेश्चन है इसी को आप करते हैं नोडल एनालिसिस से। तो ये आपका क्वेश्चन था 1 ये 1 ओम आपका यहाँ था, यहाँ आई जा रही थी, और ये आपका 2 ऑफ आई, और ये आपका एक 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था। तो नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं नोड्स कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जहां कनेक्टेड है उसको एक नोड डिफाइन कर देते हैं। तो ये VA लिख रहे हैं, इसको VB लिख रहे हैं, और इसको VC लिख रहे हैं। और ये जो फोर्थ वाला नोड है इसको हम कॉमन कर देते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम नोड कनेक्टेड है। मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं कि नोड नीचे वाले को आप क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो KCL लिखते हैं। यहाँ से VA नोड के लिए लिखूंगी तो सारी करंट्स जो है आउटगोइंग माननी होगी। तो यहाँ 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। हमें नोडल एनालिसिस में हम नोड वोल्टेज ही कैलकुलेट करते हैं, तो VA इक्वल्स टू 2 वोल्ट हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मेश करंट में हम लिखते थे, करंट ही कैलकुलेट करते थे, और उसी के पाथ में करंट, मेश करंट के पाथ में ही अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाता है तो हम उसको लिख देते थे कि वो उतना ही करंट होगा। तो एक इक्वेशन हमें कम लिखनी पड़ी, कौन सी, VA नोड के लिए। तो पहला ये आ गया कि VA जहां जहां होगा वहां हम सीधा 2 वोल्टेज जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं VB के लिए, यहाँ से सारी जो करंट्स है वो आउटगोइंग मानेंगे। तो VB माइनस VA डिवाइडेड बाई 1 प्लस करंट ही लिखते हैं, और यहाँ पे 2I जो है करंट उसने खुद ही दे रखी है, प्लस और VB माइनस VC डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। अब I जो है, I हमारा क्या होगा, I इस वाले 1 ओम के अंदर जो करंट जा रहा है वो है, और इस I की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, VC डिवाइडेड बाई 1। तो जहां जहां 2 मल्टीप्लाई I या फिर I जहां है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, VC डिवाइडेड बाई 1 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और सेम इक्वेशन को हम लिखेंगे तो ये लिख देंगे प्लस 2 ऑफ VC प्लस VB माइनस VC इक्वल टू 0। तो माइनस VA प्लस 2VB माइनस प्लस का VC इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। थर्ड जो इक्वेशन होगी हम VC के लिए थर्ड इस नोड के लिए बनाएंगे जहां से आउटगोइंग करंट ये है हमारी, इसको लिखते हैं VC माइनस VB डिवाइडेड बाई 1 प्लस VC माइनस VA डिवाइडेड बाई 1 प्लस VC बाई 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाती है माइनस VA माइनस VB प्लस 3 ऑफ VC इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन बन गई और तीन ही हमारे पास वेरिएबल है। तो यहाँ से हम जो इन तीनों को सॉल्व करेंगे और जहां जहां
एक ही वैल्यू आ रही है, उसको आप 2 वोल्टेज पुट कर सकते हैं। जैसे ये -V है, इसको -2 पुट कर देंगे, यहाँ भी आप इसको 2 पुट कर देंगे, तो ये माइनस का है तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे और 2 इक्वेशन आपके पास मिल रही, तो यहाँ से VB और VC की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब नोडल एनालिसिस ये कहता है कि अगर जितने आपके पास नोड है, इक्वेशन उनसे एक कम ही बनती है, E = B - N-1। नोड हमारे पास है VA, VB, VC और बॉटम वाला नोड 1, 2, 3 और नीचे 4 - 1, तो हमारी इक्वेशन बनी 3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो ये एक तरीका है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारी कितनी बनेगी, E = N-1 हमारी इक्वेशन बनती है। और वही अगर मैश एनालिसिस हमें दे रखी है, ब्रांचेस वगैरह दे रखी है, तो उससे आप निकालते हैं B - N-1 वाले फॉर्मूले से आप निकालते हैं इक्वेशंस कि आपकी इक्वेशन कितनी बन रही होगी। ब्रांचेस B ब्रांचेस होगी, कितनी ब्रांचेस है, नोड कितने हो रहे होंगे, और -1 करते हैं तो आपका इस फॉर्मूले से यहाँ से कैलकुलेशन निकलती है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये आपने मैश, इसका बस वैल्यूज आएगा करंट सोर्स का, मैश से करंट की वैल्यूज आ जाएगी और नोड से नोड वोल्टेजेस की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आप आगे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस और आएंगे आपके पास। तो अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसके अंदर है हमारा 2.5 ओम। यहाँ आपकी I1 इस डायरेक्शन में उसने दे रखी है, ये है 250 वोल्ट। यहाँ आपका है 10 ओम और यहाँ उसने दे रखा है 5 ऑफ I1। इसको आपको सॉल्व करना है, चाहे मैश लगाओ चाहे नोड लगाओ, तो हम एक एक तरीके से दोनों को कर लेते हैं। सबसे पहले मैश एनालिसिस लगा के देख लेते हैं। तो मैश बोलता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कितने मैशेस है इसके अंदर, तो ये हमारा I1 और I2 है। अब I1 और I2 के बीच में कोई भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें सुपर मैश वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। सबसे पहले हम कर रहे हैं मैश से। और I2 को अगर देखें तो I2 इस नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में I2 हमारा जा रहा है, और माइनस का 5 उल्टी डायरेक्शन, 5I1 उल्टी डायरेक्शन में, तो हम I2 लिख देंगे -5I1। और I1 हमारा क्या है, I1 इसी की डायरेक्शन में जो करंट जा रही है वो है, और I1 जो मैश हमने मानी है, एक तो स्मॉल I1 है और एक है मैश वाला I1 जो कैपिटल I1 है, वो सेम डायरेक्शन में है। तो इस I1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं मैश वाले करंट से। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई कि I2 = -5I1। और इस वाले के लिए KVL आप लगाएं, मेश फर्स्ट के लिए KVL लगाएंगे तो -250 + 2.5 I1 + 10 I1 - I2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, -250 प्लस का 12.5 I1 माइनस का 10 ऑफ I2 = 0। और जहां जहां I2 है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं -5 ऑफ I1 से। = 0 प्लस 12.5 I1 माइनस 250। तो यहाँ से ये कट पिटा के यहाँ से I1 की कुछ वैल्यूज, P वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और वो P वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आपका मैश एनालिसिस इजी पड़ा, क्योंकि 2 स्टेप पे लिखने पड़े। एक इक्वेशन तो एक करंट सोर्स आपको दिख रहा था, वहां से I2 की वैल्यू आ गई, और दूसरा जो था KVL आपने लगाया फर्स्ट वाले मैश के अंदर, तो वहां से एक इक्वेशन बनी। इक्वेशन बनते ही आपकी जो वैल्यू थी I1 करंट की वो आ गई, और I1 को I2 में पुट करते ही आपके पास आ गया I2 की वैल्यू। अब सेम ही इसी के अंदर आप लगाना चाहें कि नोडल एनालिसिस में लगाना चाह रहा हूं, इसको नेक्स्ट वाले पेज पे लेंगे, क्योंकि अगर ये नोट्स के अंदर आपको चाहिए होगा। इसके अंदर पहले आइडेंटिफाई करने होंगे आपको नोड। आप एक नोड ये ले सकते हैं, VA इसको नाम दें, और बॉटम वाले नोड को मैं ग्राउंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक ही नोड आपका लिखने पड़ेगा। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, VA - 250 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस VA डिवाइडेड बाई 10। और करंट ही लिखते हैं, आउटगोइंग करंट लिखते हैं, और यहाँ पे इनकमिंग करंट आ रही है आपकी 5 ऑफ I1 = 0। और यहाँ पे I1 क्या है, I1 इस डायरेक्शन में जा रही है, और VA कहता है कि मैं बड़ा नोड हूं, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है। और I1 के लिए अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
250 माइनस VA डिवाइडेड बाई 2.5, ये आपके स्मॉल i1 की वैल्यू है। जहां जहां स्मॉल i1 है वहां आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ ये रिप्लेस करेंगे तो यहाँ एक इक्वेशन लिखते ही आपका VA नोड की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आप अदर जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप हर क्वेश्चन में डिसाइड कर सकते हैं कि मैश एनालिसिस लगाने से आपका इजी आंसर आ रहा है या नोडल एनालिसिस लगाने से आपका इजी क्वेश्चन आ रहा है। कहीं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन लग रहा हो, वो आगे आप लगा सकते हैं और उससे इजीली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। एक आता है यूनिट डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट। यूनिट डायरेक्शनल का मतलब है कि कोई एक एलिमेंट होगा आपका जो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो देता होगा, जैसे ये। अब डायोड है तो डायोड में इसी साइड से करंट फ्लो हो सकती है, अदर वाली साइड से नहीं होगी। और वैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब होंगे। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहिए इस डायरेक्शन से भी हो जाएगा, और इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करवाना चाहिए तो इस डायरेक्शन से भी हो जाएगा। तो ये यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल है। इनकी डेफिनेशंस जो होती है वो ये यूनि डायरेक्शनल बोलता है कि सिंगल डायरेक्शन में आपका जो करंट्स का फ्लो है या सिग्नल्स का फ्लो होगा, और बाई डायरेक्शनल में होगा कि दोनों साइड से आप सिग्नल या करंट का फ्लो करवा सकते हैं। अब इनका एक अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो उससे अगर बोले कि आप यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है वो दिखाना है। अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ आता है तो वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन के ये वाले जो है उसके अंदर आपका सेम ग्राफ नहीं आता है तो वो बाई डायरेक्शनल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उनकी डेफिनेशंस जो है देख लेते हैं। ये बोलता है कि सिग्नल जो है वन डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा, डिपेंड करता है इफ यू रिवर्स द वोल्टेज पोलैरिटी, बिहेवियर कंप्लीटली इसका चेंज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, जिससे डायोड वगैरह इसके एग्जांपल होते हैं। SCRs हो गए, ये डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए। और बाई डायरेक्शनल के अंदर ये होता है कि अगर आप दोनों साइड से करवाना चाहे, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करके करंट की डायरेक्शन चेंज करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए ट्रांसमिशन लाइन हो गई, RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, आपका ये हो गया। फिर आता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि लीनियर का मतलब हुआ कि कितना भी आपका सप्लाई आप उसको दो, वो ऐसे नहीं होगा कि एक टाइम पे जाके सैचुरेट हो जाए कि मेरे अंदर किससे तो आप 5 एम्पियर ही फ्लो करवाओ, उससे ऊपर मैं आपको कुछ भी वैल्यू दिखाऊंगा नहीं। कैसे? आपने BH कर्व देखा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। पहले ये ऐसे जाता है और फिर एक जगह जाके सैचुरेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट जो होती है हमारी सैचुरेट हो जाती है और उससे ऊपर आप चेंज करते हैं वैल्यूज B और H की, तो वहां आपको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। वो ऐसे जाके लीनियर हो जाता है, उतना ही दिखाता रहता है। इसका मतलब होता है कि वो सेचुरेट हो गया है, उससे ऊपर नहीं दिखाता है। और लीनियर का मतलब होता है जितना V बढ़ाओगे उतना ही आपका I बढ़ रहा होगा, प्रोपोर्शनलिटी में ऐसे चलता रहता है। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है कि ये सेम ही रहेगा, कितना भी हाई और कितना भी लो कर दो, और इसका जो ग्राफ होगा V और I का वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन आएगा। और लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो होमोजेनिटी और एडिटिविटी को फॉलो करती है, या फिर बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है, सुपरपोजिशन जो होती है उसको फॉलो करता है। क्या होमोजेनिटी ये कहती है कि अगर 1+1 मैं करता हूं तो आंसर के अंदर भी 1+1 दिखना चाहिए। अगर मैं एडिटिविटी कहती है कि 1+1, सॉरी, एडिटिविटी कहती है कि 1+1 कर रहा हूं तो जो हमारा आंसर आ रहा है उसके अंदर भी 1+1 दिखना चाहिए। होमोजेनिटी कहती है कि अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से तो आउटपुट हमारा अगर y है तो वो भी हमारा 1 से मल्टीप्लाई होता दिखना चाहिए। ये लीनियरिटी और एडिटिविटी हमारी प्रॉपर्टी है। अब नॉन लीनियर होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा। अब ये बोलता है डायनेमिकली चेंज होता है V और I अगर चेंज होगा मैग्नेट और फ्लक्स, तो उससे क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन शो नहीं करता है। ये कर्व या फिर कोई और वेरिएशन आप V और I के रिस्पेक्ट में अगर आप बनाओगे ग्राफ तो उसका अलग दिखाता है। और फिर इसके एग्जाम्पल ये बोल देता है कि डायोड, ट्रांजिस्टर्स और इंडक्टर अगर वो सेचुरेट हो जाती है कोर
तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। फिर ये आपका जो ग्राफ है उस वाले कॉन्सेप्ट से बताया। अब लीनियरिटी तो कहती थी कि आपका यहाँ से पास होना चाहिए, जहां से ये दिखना चाहिए उतना ही ये दिखना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन V और I हमेशा ऐसे फॉलो करने चाहिए। पर ये देखो ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट तो हो गया हमारा नॉन लीनियर है। पर बाई डायरेक्शनल ये कहता था कि जैसा मुझे इस क्वाड्रेंट में दिख रहा है वैसे का वैसा सेम इसी क्वाड्रेंट में अपोजिट वाले में दिखना चाहिए। तो मतलब ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। एक्टिव है या पैसिव है, तो V और I का जो रेशियो होता है वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो V और I अगर एक्स वाई इस वाले फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में देखें हम तो पॉजिटिव आ रहा है, और थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पैसिव एलिमेंट है आपका। अगर ये वाला देखें, ये बाई डायरेक्शनल हो गया। V और I का जो रेशियो होगा वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्टिव है वो। और लीनियर हो गया ये यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही है, ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है। फिर ये आता है कि नॉन लीनियर है, क्योंकि ये V और I प्रोपोर्शनलिटी में ये नॉन लीनियर है। और बाई डायरेक्शनल होने के लिए अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर सेम ग्राफ होना चाहिए, बट ये वाला साइड बाई साइड वाला जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर ग्राफ सेम आ रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल तो नहीं है। और एक्टिव होने के लिए V और I का जो रेशियो है एक कोई भी नेगेटिव आना चाहिए, तो वो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्टिव है। और सेम ही इस चीज के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम ही चीजें दिख रही है। ये लीनियर जरूर दिख रहा होगा, पर लीनियर होने के लिए ऐसे लीनियर जाना चाहिए, ना कि ऐसे लीनियर। तो ये वाला आपका नॉन लीनियर हो गया। ये नॉर्मल याद रखने के लिए V और I का अगर पॉजिटिव रिलेशन आता है तो पैसिव होगा, और अगर उनका नेगेटिव रिलेशन आ जाता है तो वो हमारा एक्टिव एलिमेंट होगा। और ये जो है बाई डायरेक्शनल अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसे होंगे तो वो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। और ये वाला थर्ड वाला आप इसको रीड कर सकते हैं नोट्स के पर्पज से। अब हम देख लेते हैं हमारा एसी सर्किट। नेक्स्ट वाला चैप्टर है, हम फर्स्ट वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हमने डीसी से हैंडल किया था। फिर नेक्स्ट एक चैप्टर है जिसके अंदर आप ऐसे एनालिसिस करते हैं सर्किट्स का, जिसके अंदर आपका डीसी जो सोर्स है वो नहीं होगा, एसी सोर्स होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके आर एल और सी की कैसे वेरिएशन आप दिखाते हैं, उनमें कैसे वोल्टेज करंट ये सब पावर पी क्यू एस ये निकालते हैं। अगर आपका डीसी सर्किट होता है तो उसके अंदर आप पी जो एक्टिव पावर होती है आप सिर्फ वो निकालते हैं। बट अगर आपका एसी सर्किट हो गया तो उसके अंदर पी क्यू एस तीनों निकलती हैं। एस जो होता है पी प्लस क्यू का समीशन होता है, और क्यू जो होता है हमारा रिएक्टिव पार्ट होता है, तो इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट होता है ये, इसको जे से रिप्रेजेंट करने के तरीके से आप इसके आगे जे लगा देते हैं। उससे समझ आता है कि एक्टिव पार्ट हमारा पी वाला होगा, और जिसके साथ जे पार्ट लगा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट या रिएक्टिव पार्ट होगा। आप नॉर्मली हम डीसी सर्किट में तो क्या कर देते हैं, V1 प्लस V2 है तो उनको ऐड कर देते थे। बट एसी सर्किट के अंदर V1 प्लस V2 तो करेंगे, पर इनका वेक्टर एडिशन होता है, ना कि डायरेक्ट वैल्यूज एडिशन होती है, क्योंकि इनके साथ एंगल एसोसिएटेड होता है। तो इनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग आपको इनको ऐड करना रहता है। फिर RLC हमने रीड किए थे पहले कि इनका पूरा डेफिनेशन हमने देख लिया था, L का रिलेशन भी देख लिया था, C का रिलेशन भी देख लिया था करंट और वोल्टेज के साथ में। फिर ये बोलता है कि अगर साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट, नेक्स्ट वाला जो हमारे एसी सर्किट से हम इसको रीड करना चाहें, तो ये बोलता है कि हमने साइनसॉइड वेरिएशन ही क्यों लिया, क्योंकि हम एसी में ये बोलते हैं कि हमारी जो वेव मूव करती है वो साइनसॉइडल मूव करती है। तो ये बोलता है कि नेचर के अंदर आधे से ज्यादा जो चीजें फ्लो कर रही हैं वो साइनसॉइडल वेरिएशन दिखाती हैं। तो नेचर से हमने इसको अडॉप्ट किया, और फिर हमने जब मशीनरी वगैरह में देखा तो इनका जो बिहेव था वो भी साइनसॉइडल टाइप का था, तो हमने इसको अडॉप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ही हमने चीजें दिखाई। तो ये बोलता है कि कैसे दिखाई आपने, कि ये बोलता है कि साइनसोइडल दिखाया और एक पॉजिटिव पार्ट हुआ और एक नेगेटिव पार्ट हुआ। तो इसको अगर पूरे टाइम पीरियड को टी मानो तो ये हाफ पे जहां पे ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड, तो उसको T/2 लिख दो। ऐसे ही हमारी RY भी 3 रेड येलो ब्लू,
तीन वेव फॉर्म जो थ्री फेज सिस्टम या सिंगल फेज सिस्टम, इसी को कहते हैं कि इन तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा एंगल का वेरिएशन दे देते हैं, जो ये 120 डिग्री के ऊपर डिफरेंस देती है। ये सिंगल वेव मूव करी है, इसका मतलब कि वो सिंगल फेज है हमारा, और थ्री वेव्स मूव कर रही है, इसका मतलब है कि वो थ्री फेज सिस्टम है। तो थ्री फेज को अलग अलग डिफरेंस कैसे करते हैं इनका, तो ये बोलता है कि फर्स्ट वाला अगर वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी हमने दिया है, तो उसके बाद जो वेव आएगी उसमें कुछ एंगल का डिफरेंस दो, और उसके बाद जो थर्ड आएगी उसमें भी उस वी ये इससे जो जस्ट पहले वाली थी उसके बाद इसका कुछ डिफरेंस दे दो। अब यहाँ पे आता है कि हमने डीसी के अंदर कुछ और पढ़ा था, और यहाँ पे तो हमारा टी 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 लगना शुरू होगा, जैसे V1 के साथ में टाइम टी दिखा रहा है, ये वेवफॉर्म के ऊपर भी ओमेगा टी दिखा रहा है, यहाँ पाई दिखा रहा है, यहाँ 2 पाई दिखा रहा है, यहाँ पे टी दिखा रहा है। तो ये बोलता है कि ये टाइम के साथ वेरी करता है, ये चल रहा होता है। जैसे डीसी तो होता है ऐसे कांस्टेंट होता है, कितना भी टाइम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे चले जाओ सेम वैल्यू आपको दिख रही होती है, तो उसमें टाइम दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे टाइम दिखाने की इसलिए जरूरत होती है कि ये देखो इस वाले पाई पाई अगर टाइम देखो और पाई से पाई बाई 2 आ जाओ, तो इस वेवफॉर्म की वैल्यू अलग है। यहाँ पे तो ये मैक्सिमम जा रहा है, और अगर पाई पे देख रहे हो तो ये बिल्कुल जीरो हो रही है। तो ये बोलता है कि इसके साथ टाइम लगाना आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वेरिएशन हमेशा कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। तो हमें नहीं पता कि कौन से टाइम पीरियड पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको कांस्टेंट नहीं बता सकते। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे जब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो टाइम साथ में लगाना होगा, जिससे कि आपको उस टाइम पीरियड के अंदर उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको दिखाते हैं v ऑफ t से। जैसे अगर कोई वेव फॉर्म है तो उसको दिखाएंगे v ऑफ t, vm साइन ऑफ ओमेगा t। vm क्या होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन ऑफ ओमेगा t ये दिखाता है कि आपकी जो वेव फॉर्म है वो साइन ऑफ ओमेगा t से चल रही है। vm जो होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाता है कि इसका मैक्सिमम ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम ये vm तक जा सकता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा टी क्या है, आर्ग्यूमेंट है इसका, कि जैसे ऐसे मूव कर रही है तो ये ओमेगा टी उससे वेरिएशन चल रहा है। और ये इसकी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो पूरा टाइम पीरियड है 2 पाई एफ टी, इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, एफ हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बोलता है कि साइनोसॉइड जो हुआ उसके अंदर क्या चेंज हुआ। अब ये बोलता है कि दोनों जो वेवफॉर्म है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होनी चाहिए। मतलब ये अगर वेव फॉर्म हम सिंगल फेज और थ्री फेज हमने दिखाई है तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और ये जो हम एक ही उस पे ग्राफ पे दिखा रहे हैं, तो इनका या तो साइन में लिखनी चाहिए पूरी, या फिर कोसाइन में लिखने। अगर आप बोल सकते हैं कि हमने साइन ही क्यों लिया, तो साइन का वेरिएशन तो ऐसे चल रहा है, और कोस का वेरिएशन भी तो साइन की तरह ही चलता है, बट वो थोड़ा डिले होता है। यहाँ इसके बाद देखोगे तो आपको पूरी साइनोसोडल जैसा वेरिएशन दिखाएगा, बस ये वाला पार्ट जो है वो अलग दिखेगा, बट इनमें डिफरेंस होता है। तो ये बोलता है कि अगर पूरी वेव फॉर्म को आपको दिखाना है, पूरा कंप्लीट आपको एनालिसिस करना है, या तो उसको पूरे को कंप्लीटली साइनोसॉइडल में रखो, या पूरे को कोस वाली वेव फॉर्म के अंदर लिखो। और ये बोलता है कि अगर आप इसको दिखाते हैं, दोनों में डिफरेंस दिखाना है, जैसे ये मैं लिखूं vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ये v1 है मेरा, और ये v2 है vm साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। तो ये बोलता है कि अगर इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, तो आप कंपेयर कब कर सकते हैं, कंपेयर तभी कर सकते हैं जब इनका एम्पलीट्यूड क्या एक जैसा हो। ये नहीं हो कि इस एम्पलीट्यूड के आगे एक के आगे माइनस साइन लगा है, एक के आगे प्लस साइन लगा है, या दोनों ही माइनस साइन के। अगर दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस से उसको हटाकर उसको कंपेयर करो, और अगर इसको दोनों को पॉजिटिव रखते हैं तो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। तो ये बोलता है कि अगर आपका vm जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव हो तभी आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कंपेयर करवाएंगे। तो अगर नेगेटिव किसी के सामने आ रहा है तो उसको एंगल से एडजस्ट करो, जैसे ये -30 डिग्री है, किसी के आगे माइनस आ रहा है तो उसको एडजस्ट करो। और उसके लिए अगर दोनों साइन है तो ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन है और नीचे वाले में कोस है तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों एक तो सेम उसके होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी ये ओमेगा टी, ये ओमेगा आपके फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और सेम कोसाइन, या तो दोनों एक्सप्रेशन जो है कोस में होने चाहिए, या दोनों एक्सप्रेशन आपके साइन में होने चाहिए। फिर ये बोलता है कि जैसे v ऑफ टी vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा मैंने लिखा, तो
या तो साइन में लिखो पूरा और या फिर कोस में लिखो। इस सेम वाली वैल्यू को आप ई ऑफ जे ऑफ थीटा से लिख सकते हैं, क्योंकि ई जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसमें दोनों होते हैं, कोस और साइन पार्ट दोनों होते हैं। तो ये बोलता है अगर थीटा है आपका तो ई ऑफ जे थीटा में आप लिखते हो तो कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा आप उसको लिख सकते हो। और रियल पार्ट आपका क्या हो गया, कोस ऑफ थीटा हो गया। और वहीं आपको इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है ई ऑफ जे थीटा का, तो वो आपका साइन थीटा हो गया। ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर ये बोलता है v ऑफ टी, रियल पार्ट आपका v m मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो, और e ऑफ j ऑफ ओमेगा टी थीटा अगर उसका एंगल है तो उसके साथ वाला, और रियल पार्ट में अगर ये आप बाहर कर लेते हैं e ऑफ j ऑफ ओमेगा टी, ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड बन जाता है, थीटा के कारण बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेम v ऑफ a ऑफ j थीटा के आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि v अब मैग्नीट्यूड होगा और एंगल को आप थीटा दिखा दो। ये एंगल का मतलब है कि आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट में जाना चाहे तो e ऑफ j थीटा लिख दो, और e ऐसे भी लिखते हो तो ये भी चल जाएगा। तो ये बहुत कॉमन नोटेशन है कि ऐसे लिखना इजी है। 5 एंगल 45 डिग्री। अब ये 5 एंगल 45 डिग्री जो है ये क्या है, या तो vm हमारा मैक्सिमम 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 लिखा आ रहा था हर जगह, ये vm कौन सा है, तो ये बोलता है कि अगर ये वाला लिखते हैं आप तो ये वाला हमारा RMS होता है। इसको आप इसमें डिफाइन करना शुरू करो तो ये हमारा RMS होता है, जबकि ये जो हमारा आ रहा था ये मैक्सिमम था। अगर आपको एंगल ऑफ थीटा में रिप्रेजेंट करते हो तो वो हमारा RMS होना चाहिए। ये हमारा कोई सर्किट है तो ये वैल्यू अगर होगी आपकी RMS होगी। अब ये है 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30। आपको इसको एंगल वाले फॉर्मेट में लिखना है तो मैं एक तरीका तो ये है 10 ऑफ एंगल 30 लिख दूं। एक ये तरीका था, मुझे इसमें हमेशा याद रखना होगा कि जब मैंने ये सेम सर्किट मैंने इस आर्ग्यूमेंट के अंदर लगाकर इसमें कन्वर्ट करके अगर लिखा है एंगल वाले फॉर्मेट में, तो हमेशा याद रखूंगी कि मैंने 10 जो है यहाँ पे मैक्सिमम लिया है, ना कि RMS लिया। बट हमारा नॉर्मल काम करने का जो तरीका है उसके अंदर ये बोलता है कि ये कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये RMS के अंदर है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं ये आपके। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज मतलब 10 ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है। इसको रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई R2 एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल ये तो सेम है। अब ये जो है ये हमारी RMS वैल्यू है। साइन को अगर RMS में ये मैक्सिमम से RMS में जाते हैं तो √2 का डिवाइड देते हैं आप, तो ये √2 का डिवाइड दिया है नॉर्मली। ये हमारी V ऑफ एंगल थीटा है, ये वोल्टेज है। तो आप हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कहीं भी आपका पावर सिस्टम भी होगा वहां पे अगर एंगल फॉर्मेट और वैल्यू फॉर्मेट दे रखी है आपको तो हमेशा वो RMS वैल्यूज होती है। तो अगर आपको टाइम डोमेन में कोई वैल्यूज दी हुई है आप उसको एंगल फॉर्मेट में लिखो तो उसको RMS कन्वर्ट करके लिखो, क्योंकि नॉर्मल नोटेशन जो होता है RMS में चलता है। और अगर आप उसको मैक्सिमम लिखना चाहते हैं तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इस वाले कॉन्सेप्ट में कि ये मेरा RMS लिखा, बट अगर कहीं क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमेशा RMS में देता है, ना कि मैक्सिमम में देता है। और अगर उसने मैक्सिमम में दिया है तो वो स्पेशल मेंशन करता है कि ये मैंने जो है एंगल फॉर्मेट जो लिखा है उसके अंदर v की वैल्यू जो मैंने दी है ये मैंने मैक्सिमम दी है, ना कि RMS दी है। तो ये तरीका आपका इसको कन्वर्ट करने का हो गया। फिर ये बोलता है कि आप इसको टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में ला सकते हैं। फेजर डोमेन से टाइम डोमेन से फेजर डोमेन कैसे आया, तो ये बोलता है कि आपकी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, आपको आप इसको अगर सर्कल में डिफाइन करना चाहें तो वही 90 ये जो 90 डिग्री 180 डिग्री का पाई और 2 पाई का जो डिफरेंस आ रहा है वो बोलता है कि एक सर्कल में मैं लिखूं तो वो सेम ही आता है। आप पूरे सर्कल में मूव कर लो चाहे ऐसे लीनियर मूव कर लो तो आपका सेम ही वेरिएशन आता है। तो ये बोलता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब टाइम डोमेन से साइनोसॉइडल डोमेन से आप एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं, ये कहना चाहता है। फिर ये पावर का कैलकुलेशन आ जाता है कि पावर का कैलकुलेशन हम रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर में कैसे करते हैं। तो आज का सेशन हम यही रखते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट पूरा रिवाइज करना है वापस से, और यहाँ से हम नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड वाला पार्ट शुरू कर देंगे जिसमें पूरा एसी डोमेन चल जाएगा। तो इसके लिए पहले हमारा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए जिससे कि हम एसी एनालिसिस की बातें अपने दिमाग में घुसा सके। तो आप पहले एसी एनालिसिस करने से पहले डीसी वाला कंप्लीट एक बार गो थ्रू हो जाना, फिर जो जो डिफरेंस एसी और डीसी के अंदर आ रहा होगा वो हम एक बार देख लेंगे कि ये वाले डिफरेंस जो है हमें याद रखने होंगे हम जब एसी एनालिसिस पढ़ रहे होंगे उसके अंदर, और जो हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था उसके अंदर। फिर उसके बाद हम
हमारा जो नेक्स्ट वाला थ्योरम्स वाला जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।